देखो अभी हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में। बहुत सारे लोग आए, सबने अलग अलग अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। जिन्होंने जो जो डिस्कवरी की थी अपने बारे में बताया कि भाई कि मेरे को ऐसा लगता है कि पीरियोडिक टेबल ऐसी होनी चाहिए। तो जो ये पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने देखी है कि भाई मेरी पीरियोडिक टेबल आज इस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म तक पहुंचने में उसने बीच में कितने स्टेप, कितने टाइम तक उसको वेट करना पड़ा, बीच में कौन कौन लोग आए, क्या क्या थ्योरीज आई, ये सब हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, सब लोगों ने अलग अलग चीजें बताई होंगी, तो सब लोगों के बारे में पहले हमको साइंटिस्ट के बारे में भी जानना है कि भाई ये साइंटिस्ट ने क्या बोला था, फिर ये कहाँ पर गलत हुआ, तब जाके मेरे पास अगली डिस्कवरी वहां तक आई है। ठीक है, तो एक बार आप लोग क्या करो, जो हमने लास्ट क्लास में बताया था वो एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग शुरू कर देते हैं इसे। ठीक है, चलो तो बात करते हैं हम एक साइंटिस्ट के बारे में। सबसे पहला जो मेरा साइंटिस्ट था जो आया, उसका नाम था डॉबरनियर। DOBERNER, डॉबरनियर्स ट्रायड रूल बोलते हैं। डॉबरनियर सबसे पहला इंसान था जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के बारे में बात की। डॉबरनियर का क्या कहना था? डॉबरनियर ये कह रहे थे कि भाई मेरे पास जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को मैं अरेंज करूंगा, तो वो कुछ इस प्रकार से होगा कि 3 एलिमेंट्स लूंगा मैं, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2 और एलिमेंट 3। 3 का एक एक सेट बनाऊंगा, तभी इसको बोला जाता है ये ट्राइड रूल है। उन्होंने क्या बोला, भाई मैं 3 का एक सेट बनाऊंगा इस तरह से कि जो मेरे पास एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट 1 होगा, मास ऑफ एलिमेंट 1 प्लस मास ऑफ एलिमेंट E3 करूंगा फर्स्ट वाले का और थर्ड वाले का। जब मैं अर्थमेटिक मीन लूंगा, मतलब दोनों का मास को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करूंगा, तो उसका मास इक्वल आएगा बीच वाले के मास ऑफ E2 के बीच में। उन्होंने क्या बोला कि भाई मेरा फर्स्ट एलिमेंट का और थर्ड एलिमेंट के मास को जब मैं ऐड करके डिवाइड बाय 2 करूंगा, तो जो मेरे पास मास आएगा वो बीच वाले एलिमेंट के बराबर आएगा। मतलब फर्स्ट के और थर्ड का अर्थमेटिक मीन लूंगा तो बीच वाले के बराबर आएगा। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। तो बोले भाई ठीक है, ऐसा हो सकता है। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम लिख सकते हैं, लिथियम ले लेते हैं, ठीक है ना, सोडियम ले लेते हैं और पोटेशियम ले लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, मास होता है 6। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और मास होता है 23। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 और मास होता है 40। ठीक है, तो जब मेरे फर्स्ट का और थर्ड वाले का एटॉमिक मास ऐड करूं तो कितना हो गया, 6 प्लस 40, और जब उसको डिवाइड बाय 2 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 46/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23, जो कि मेरा मास है किसका, सोडियम का। तो यहाँ पर ये लो मेरा अच्छा खासा वैलिड हो गया, यहाँ तो ये फेल हुआ ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या हो रहा था, मेरे पास सेटिस्फाइड हो रहा था। तो ये चीज बोलिए कि भाई फर्स्ट एलिमेंट का और लास्ट एलिमेंट के जब आप मास को ऐड करोगे और डिवाइड बाय 2 करोगे, तो वो मेरे बीच वाले एलिमेंट के पास आके सेटिस्फाइड हो जाएगा। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया ऐसा। उन्होंने और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जो हम लोग आगे देखेंगे। पहले हम इनकी स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, इन्होंने क्या कहा था। लिखो आप लोग भी, लिखो। Dobernier tried rule found Dobernier found that in a group of 3 elements, properties will be same, full stop. Particularly the atomic mass of middle element
middle element is arithmetic mean of first and third element, ठीक ना। फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का अर्थमेटिक मीन लोगे तो वो बीच वाले एलिमेंट के मास के बराबर आता है, ठीक है। और भी उन्होंने एग्जांपल दिए, जैसे हम फर्दर एग्जांपल्स की बात करें, एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ दिखा दिया, और एग्जांपल लेके देखते हैं। याद रखना, सबसे पहले मेरे पास आया था डॉबर ट्रायड रूल। डॉबरनियर भाई साहब क्या बोलते हैं, डॉबरनियर ये कहता है कि आप तीन एलिमेंट्स का एक सेट बनाओगे, ठीक है ना। आपने क्या किया, तीन एलिमेंट्स लिए और उनका एक सेट बना दिया कुछ इस प्रकार से। ये सेट की खासियत क्या होगी, फर्स्ट एलिमेंट का और थर्ड एलिमेंट का जब आप मास ऐड करोगे और डिवाइड बाय 2 करोगे, मतलब उनका अर्थमेटिक मीन लोगे, तो वो बराबर होगा मास ऑफ सेकंड एलिमेंट के बराबर, या तो उसके बराबर होगा या फिर उसके आसपास होगा। तो बहुत जगह ये फॉलो भी हुआ। जैसे मैं एग्जांपल और लेके दिखाता हूँ, एक एग्जांपल यहाँ लिखा मैंने, फर्दर एग्जांपल मैं आपको शो करता हूँ कि और कहाँ कहाँ पर ये मेरा वैलिड था। देखो, कैल्शियम की बात करते हैं, ठीक है ना, फिर स्ट्रॉन्शियम की, और उसके नीचे आता है मेरा बेरिलियम। कैल्शियम का मास होता है 40, स्ट्रॉन्शियम का मास होता है 88, और इसका मास होता है 136 के आसपास होता है, 136 पॉइंट कुछ होता है, ठीक है। मैं इन दोनों के मास को ऐड करता हूं, मास ऑफ एलिमेंट 1 प्लस मास ऑफ एलिमेंट 3, और उसको डिवाइड बाय 2 करता हूं, तो देखता हूं क्या वैल्यू आती है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 40 प्लस 136 अपॉन 2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 176 अपॉन 2 हो जाएगी। 176 अपॉन 2 कितना होता है मेरा, लगभग लगभग या एग्जैक्ट मेरे पास 88 के आसपास जाता है। ये किसके बराबर है, मेरा मास ऑफ एलिमेंट 2, जो मेरा बीच वाला एलिमेंट है। तो डॉबर ने दिखे, वाह, मेरा जो रूल था वो यहाँ पर भी वैलिड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी उन्होंने इनका एक सेट बनाया। एक एग्जाम्पल और भी दिया डॉबर नियर ने, उन्होंने बोला भाई लो, जब मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ तो एक दो एग्जाम्पल और ले लो। तो उन्होंने बोला मेरे पास सल्फर, सिलेरियम, टेलुरियम, टीई मैंने लिख लिया, इसका मास मेरे पास आया था 32, ठीक है। इसका मास था मेरे पास 127, और इसका मास लगभग लगभग मेरे पास 79 के आसपास आता है कहीं पे, ठीक है, कहीं इसके आसपास 79 के आसपास इसका मास रहता है, ठीक है। उन्होंने बोला भाई मास ऑफ एलिमेंट E1 प्लस मास ऑफ एलिमेंट E3 करता हूं, और जब उसका एवरेज लेता हूं तो कितना होगा, 32 प्लस 127 अपॉन 2 कर दिया। तो 32 मैंने ऐड कर दिया किसके साथ, 127 के साथ। तो जब मैं 32 को ऐड करता हूँ 127 के साथ, मुझे वैल्यू मिलती है 159, और जब मैं उसे 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये वैल्यू मेरे पास आती है, ये 159 के आसपास आता है, और जब इसे मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये वैल्यू आती है 79.5। तो लगभग लगभग 79 के आसपास ही था। तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या हुआ, मेरे पास डॉबरनियर का रूल वैलिड हो गया। डॉबरनियर यहाँ पर भी बहुत खुश हुआ। फिर डॉबरनियर ने एक एग्जाम्पल और दिया, ठीक है। डॉबरनियर बोला भाई लो, एक और मैं बताता हूँ आपको। तो डॉबरनियर ने बोला कि भाई आप फोस्फोरस का ले लो, फोस्फोरस का एटॉमिक मास 31 होता है, ठीक है ना। फिर आप आर्सेनिक का ले लो, उसका मास आपके पास लगभग 75 के आसपास होता है, और लास्ट में आप ले लो Sb, जिसका मास आपके पास 120 के आसपास होता है। अब मैं बोल दूं भाई मास ऑफ एलिमेंट E1 एंड मास ऑफ एलिमेंट E3 लेके दोनों का एवरेज लेता हूं, तो 31 प्लस 120 अपॉन 2 करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 151 अपॉन 2, तो ये वैल्यू मेरे पास 75.5 आएगी, जो कि लगभग लगभग इसके मास के बराबर ही है। तो ये लगभग लगभग मेरे पास मास ऑफ एलिमेंट E2 आर्सेनिक के बराबर ही आ रहा था। तो यहाँ पर तो इसका रूल क्या हुआ, वैलिड हो गया। बट ये बीच में जब ये सब कैलकुलेशन कर रहा था ना, तो बहुत जगह इसके रूल नहीं भी बन रहे थे, तो वही इसके एक्सेप्शंस जो आए, वही उसकी डीमेरिट्स आई।
कि वो पीरियोडिक टेबल में सिर्फ इतने एलिमेंट्स थोड़ी डिस्कवर हुए हैं। देखो कितने एलिमेंट्स बना पाए हम लोग, 3 यहां पर बन गए, एक सेट ये बन गया, सेकंड सेट ये बन गया, थर्ड सेट ये बन गया, और फोर्थ सेट मेरे पास ये बन गया। तो 12 ही एलिमेंट हुए, तो 4 इंटू 3। पर उस टाइम पे डिस्कवर तो मेरे पास 50-60 एलिमेंट्स थे, तो उन बाकी सबका क्या, उनको तो अरेंज नहीं कर पाया, तो भाई उससे क्या हुई, डीमेरिट हुई कि वो सबको अच्छे से अरेंज नहीं कर पाया। तो और उसके एक्सेप्शंस क्या हुए कि वो कहाँ फेल हुआ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप लिखना एक्सेप्शन कि वो कहाँ फेल हुआ। जैसे मैं बात करूं आपके पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, आपके पास पीरियोडिक टेबल होगी। आप अभी है ना, जब भी हम ये चैप्टर पढ़ेंगे अपने पास पीरियोडिक टेबल को रख के बैठना, तभी आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, क्लास में तो हम लोग क्या करते हैं कि बोर्ड पे लगा देते हैं या साइड में दिखाते रहते हैं, तो दिखता रहता है। इस टाइम पे आप अपने पास पीरियोडिक टेबल रखना सामने खोल के, तो ये चीज आपको और अच्छे से समझ में आएगी कि हाइड्रोजन के नीचे लिथियम है, लिथियम के नीचे क्या है मेरा, सोडियम है। देखना आप लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर हाइड्रोजन लिखा होगा, उसके नीचे लिथियम लिखा होगा, उसके नीचे सोडियम लिखा होगा। हाइड्रोजन एटॉमिक मास मेरा 1 होता है, लिथियम का मेरे पास 6 होता है, और सोडियम का कितना होता है, 23 होता है। तो अगर मैं इस रूल को देखूं तो देखो क्या होगा, 23 प्लस 1 24, 24 अपॉन 2 कितना होगा, 12 आ जाएगा। पर इसका मास कितना है, 6 है। तो ये लॉ तो मेरा यहाँ पर वैलिड नहीं हो रहा, यहाँ पर ये लागू नहीं हो पा रहा। ठीक है, और जगह देखते हैं, और स्टाइल से, ठीक है ना। ऑक्सीजन का मास है मेरे पास 16, ठीक है। फिर मेरे पास आ गया सल्फर, सल्फर का मास है 32। फिर मेरे सेलेनियम आ गया, इसका मास है मेरे पास 72। तो देखो 72 प्लस 16 में कर दूं और अपॉन 2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 888 अपॉन 2, तो ये वैल्यू आती है 44 के आसपास। बट सल्फर का मास कितना है, 32 है, यहाँ पर भी ये लॉ वैलिड नहीं हुआ। फिर और बात करते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। नाइट्रोजन का मास होता है 14, फॉस्फोरस का होता है 31, और इसका होता है 75। तो यहाँ पर मैं करूं 75 प्लस 14 अपॉन 2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 89 अपॉन 2, तो ये आ जाएगी मेरे पास 44.5 के आसपास। बट ये वैल्यू तो 31 है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, अपने पास नहीं बनी बात। अब यहाँ पर भी बात नहीं बनी, तो ये भी क्या हो गया, इसका एक्सेप्शन हो गया। तो ये 3 सेट ऐसे थे जो इसका एक्सेप्शन को बता रहे थे। अब आप नादान बालक हो, आपको ये याद कैसे होंगी चीजें, तो उसके लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि भाई ये एक्सेप्शन को याद कैसे रखा जाए। याद करने का तरीका हिंदी में मस्त आराम से याद होगा। देखो तरीका क्या है, जैसे मैंने आपको पूरा टेबल याद करने का बताया था वैसे ही यहाँ पर भी है। आप लिखना, एक ही बार में याद हो जाएगा ये, हे, ली, ना, ठीक है ना, उ से ओ, स से एस, से, हेल, हेलीना, उस से ना, से एन, ना, पूछ के आ सकी। हेलिना को कहीं घूमने जाना था, तो किसी से पूछ के नहीं आई, ठीक है ना, तो उसने क्या बोल दिया, हेलिना उस से ना पूछ के आ सकी। हे से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, ऊ से ओ से हो गया ऊ ओ, स एस से एसी, ना से नाइट्रोजन, पूछ के पी से शुरू होता है इसलिए पी, आ सकी से ए एस हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास एक तरीका है जिससे आप इस एक्सेप्शन को याद रख सकते हो कि भाई मेरे पास ये जो ट्राइड रूल है ये मेरे पास डॉबरनियर का एक्सेप्शन है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है, हितेशी, मैत्री, प्रिंस, यश, मुकुंद? यश कोई डाउट है यहां तक?
नो सर, नो सर। ठीक है, प्रिंस आपको? प्रिंस कोई डाउट है? ठीक है, हितेशी आपको? ठीक है, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सबसे पहले था, सबसे पहले ये व्यक्ति था जिसने इन सब की बातें की। उन्होंने क्या बोला, भाई 3-3 का ट्रायड रूल बना दो इस तरीके से कि फर्स्ट का और मेरे पास थर्ड का जब आप मास को ऐड करोगे और अरिथमेटिक मीन लोगे तो बीच वाले एलिमेंट के बराबर आना चाहिए। कौन ये इंसान था? डॉबर्नियर ट्रायड रूल। दूसरा जो इंसान था उसे गाने वाने बजाने का बहुत शौक था, ठीक है, इसलिए उसका नाम था न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। और उसने ऑक्टेव रूल्स पे ही बहुत म्यूजिकल टोन्स होती हैं वो, देखो। डोबरनियर तो आया, फेल हो गया। अब फिर आया न्यूलैंड। न्यूलैंड बोला मैं बताऊंगा, देखना मेरी बात ठीक होंगी। न्यूलैंड को पूरा भरोसा था मैं ठीक होऊंगा, बट ऐसा नहीं हुआ। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड्स ने बोला भाई मेरे पास जो म्यूजिकल टोन होती है ना, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, फिर वापिस से सा आ जाता है, ठीक है ना। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और वापिस से 8th एलिमेंट सा ही आ जाता है, ठीक है ना। जैसे 8वां सुर भी कौन सा हो रहा है? सा आ रहा है। तो उसका कहना भी यही था कि भाई जितने एलिमेंट आपके पास डिस्कवर हैं, तो एक टेबल रखी उन्होंने, भाई उन्होंने बोला कि जो जो एलिमेंट डिस्कवर है सारे रख दो इस पे, और सबको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में अरेंज करने लग जाओ। जिसका मास ज्यादा उसको पहले, जिसका कम है उसको बाद में, नहीं मतलब जिस छोटे से बड़े में इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करते जाओ, तो आपको एक चीज दिखाई देने लगेगी कि फर्स्ट, और जैसे 8th पर आते ही मेरा सेम सा आ गया, तो फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टीज एकदम सिमिलर होंगी। ऐसा किसने बोला? न्यूलैंड्स ने बोला। तो न्यूलैंड्स की बात मानकर उसके चेले और न्यूलैंड लग गए इस काम के लिए। उन्होंने अरेंज करना शुरू किया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, नाइट्रोजन के बाद मेरे पास फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। कैल्शियम तक तो वो आराम से रखते हुए है। क्यों? अभी भी है, देखो आपके पास सामने पीरियोडिक टेबल रखी होगी अपनी टेबल पे। आप पीरियोडिक टेबल में देखो, लिथियम के नीचे सोडियम ही आता है, सोडियम के नीचे पोटेशियम ही आता है, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम ही आता है, और मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम ही आता है, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम ही आता है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन ही आता है, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस आता है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, और फ्लोरीन के नीचे मेरा क्लोरीन आता है। बट अब जब कैल्शियम से आगे जा रहे हो तो मास तो कैल्शियम का कितना आ गया? एटॉमिक नंबर 20 और मास इसका 40। तो कैल्शियम के अगले वाला एलिमेंट देखो कौन सा है? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो उसके आगे स्कैंडियम लिखा हुआ है। बट स्कैंडियम की प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम के जैसी नहीं थी। कि भाई न्यूलैंड्स ने क्या बोला कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस रख दो, तो अपने आप वो एक इस सीरीज में बैठ जाएंगे कि फर्स्ट एलिमेंट का और 8th एलिमेंट जो आने वाला है, तो उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे की जैसी सिमिलर होंगी, ठीक है। ये तो बात बोल दी न्यूलैंड्स ने। बट जब आप रखने लगे तो कैल्शियम तक तो मस्त चल रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी, सारी चीजें जैसा मैं चाहता था वैसा हो रहा था। और मेरे पास लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की प्रॉपर्टीज भी सेम थी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की भी प्रॉपर्टी सेम थी, बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर और फ्लोरीन और क्लोरीन की प्रॉपर्टीज भी सेम थी। बट जब मैंने यहाँ स्कैंडियम रखा तो इसकी प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम की जैसी नहीं थी। एल्यूमिनियम के नीचे आता है गैलियम। अभी आप देखो एल्यूमिनियम के नीचे कौन है? गैलियम है। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 30 है, उसके नीचे देखो एटॉमिक नंबर 31 है गैलियम का। बट ये स्कैंडियम से लेके जिंक तक ये 10 एलिमेंट जो डी ब्लॉक के हैं, इनको कहाँ रखेंगे?
ये एलिमेंट्स कहाँ गए, इसलिए क्या हुआ कि एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज तो गैलियम जैसी थी, बट ये बीच में ये 10 एलिमेंट जो आ रहे थे इनको रखने की जगह नहीं थी, इसकी वजह से ये इसका लॉ यहाँ पर फेल हो गया। तो न्यूलैंड्स के लिए क्या किया जाता है कि भाई न्यूलैंड्स का जो रूल है वो कैल्शियम तक, या फिर बोल देते लाइट एलिमेंट्स के लिए तो ठीक है, बट कैल्शियम के बाद इसका रूल वैलिड नहीं है, क्योंकि ये मेरे पास सही पोजीशन को बता नहीं पाया था। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में लिखेंगे। आप लिखो न्यूलैंड्स ने क्या बोला। न्यूलैंड्स कहता है he has arranged the elements according to ascending order of atomic mass such that the physical and chemical properties of first and eighth element is going to be same। फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम होंगी एज म्यूजिकल टोन्स। जैसे मेरी म्यूजिकल टोन्स फर्स्ट वाली और एट्थ वाली सेम होती है, तो ये भी क्या होंगी, सेम ही प्रॉपर्टीज को शो करेगा जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट था। वो कैल्शियम तक तो ठीक रहा, बट कैल्शियम के आगे क्या हो गया, फेल हो गया। तो हम अब इसका एक्सेप्शन लिखने जा रहे हैं। आप लिखिए इसका एक्सेप्शन क्या था, या लिमिटेशन की बात करें तो इसकी लिमिटेशन थी आफ्टर कैल्शियम this particular repetition of the properties was not observed till then inert elements were not discovered। तब तक जो आपके इनर्ट एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्कवर नहीं हुए थे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नहीं तो होता क्या, फ्लोरीन के बाद नियोन आना था, नियोन, पर नियोन डिस्कवर ही नहीं हुआ था। तो एट्थ एलिमेंट तो यहाँ सोडियम की जगह ही नियोन आ जाता, बट नियोन उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुआ था, इसलिए प्रॉपर्टीज क्या थी मेरी, सिमिलर चल रही थी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग लोथर मेयर, मेंडलीव मेंडलीव के बारे में बात करेंगे। मेंडलीव की बहुत ज्यादा अच्छाइयां थी, उन्होंने बहुत काफी हद तक वो पहुंच गए थे सही जगह पर, बट वो आखिरी में क्या हुआ, फेल हो गए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लोथर मेयर का और मेंडलीव के बारे में, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कि किस लॉ के ऊपर हमारी आज की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी हुई है वो स्थिति है, और उसके अंदर भी कुछ दिक्कतें हैं। तो वो दिक्कतें क्या हैं, हो सकता है आज से आने वाले टाइम पर कोई और नई डिस्कवरी हो जाए कि जो आज हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं वो भी ना पढ़े, कुछ और नहीं आ जाएगी। ठीक है, तो हम सब अगली क्लास के अंदर देखेंगे वो सब।